नमस्ते। मैं अंकित कार्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस मोक्ष फाउंडेशन के मंच पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मोक्ष फाउंडेशन योग और योग से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए तो कार्य करता ही है। आज से हमने एक नया पहलू इसमें जोड़ा हुआ है कि समाज में कुछ चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उस अवेयरनेस लाने के लिए हम अलग अलग टॉपिक के साथ इसी प्रकार से रविवार को इस टाइम पे हम कार्यक्रम रखेंगे। ये निःशुल्क रहेगा कार्यक्रम और ये जनहित में जारी रहेगा। अब इसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमने श्री निसर्ग भाई त्रिवेदी को आमंत्रित किया है। तो निसर्ग भाई त्रिवेदी NFSU नाम की संस्था है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उनके जो फैकल्टी मेंबर हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। तो हमें बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो कि हमें ऑनलाइन क्षेत्र में जो हम व्यवहार करते रहते हैं तो उसमें हमें किस प्रकार से सावधानियां रखनी चाहिए, उपयोग करना चाहिए, अच्छे से उपयोग करना चाहिए इसीलिए तो इसका आपको लाभ मिल रहा है अभी, है ना? परंतु कुछ सावचेतियां भी रखनी चाहिए। तो वो सावचेती आपको रखनी चाहिए, इसके लिए हम कार्यक्रम ये आयोजित किए हैं। पहले ये समझाओ मैं आप लोगों को NFSU है क्या, कि ये जानना जरूरी है, तो जिससे आपको समझ में आए कि गवर्नमेंट भी कितनी जागरूक है इस मामले में। तो NFSU ये इसका शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी बनाई है गवर्नमेंट ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है और यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं और इसमें ये फैकल्टी में। अच्छा, तो ये कार्य क्या करती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की करने में हम भूमिका निभाती है, मतलब कि उसके लिए अच्छे से कार्य करती है। क्या होता है कि क्राइम्स होते हैं, अब डिजिटल क्राइम होते हैं तो उसके लिए उसके प्रूफ वगैरह भी उसी प्रकार के होने चाहिए। तो वो कैसे पता चले, तो वो भी एक अलग सेगमेंट के रूप में आज के समय में जोड़ना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट उसके लिए कार्य कर रही है। इतनी अच्छी बात। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो उसी अच्छी संस्था के हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर निसर्ग भाई त्रिवेदी को हम आमंत्रित करते हैं। निसर्ग भाई त्रिवेदी, आप अच्छे से हम सब लोगों को ज्ञान दें, हमें साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के बारे में आप परिचय कार्यक्रम देंगे, जिसके माध्यम से हम जन सामान्य के रोज बरोज में होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं उसके बचाव हेतु क्या कर सकते हैं उनके बारे में हमें रोचक और रसप्रद जानकारी हमें प्राप्त हो सके। वही आप मिलते हैं निसर्ग भाई त्रिवेदी से। निसर्ग भाई त्रिवेदी का दूसरा भी एक परिचय मैं दे दूं, भार्गवी बहन त्रिवेदी के ये पुत्र है। तो ये भी इनका अच्छा परिचय है। तो आपका हार्दिक स्वागत है निसर्ग भाई। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अंकित भाई का थैंक यू वेरी मच, उन्होंने बहुत ही डिटेल में हमें जानकारी दी। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मॉक्स फाउंडेशन का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके मेरे जो विचार है ये साइबर सिक्योरिटी डोमेन में मेरे पास जो थोड़ा कुछ बहुत नॉलेज है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो चालू करने से पहले जस्ट एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सब आप सबको मेरा ये जो पीपीटी वाला स्क्रीन है जिस पे लिखा है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशन वो दिख रहा है। एंड दूसरा, मेरा जो आवाज आ रहा है वो मुझे कम ज्यादा करने की जरूरत है, तो उस हिसाब से आई कैन मैनेज थोड़ा, सो दैट हमारा जो पूरा सेशन है हम हाँ वही ट्यून पे मेंटेन रखें। आई थिंक हमको काफी सही सुझाव आ रहे हैं, सबको मेरी आवाज जी, सबको म्यूट किया है आवाज इसलिए सिर्फ मैसेज आएगा। मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी राइट, हाँ। मैं चैट बॉक्स में सबके रिप्लाई देख रहा हूँ। हाँ सबको सही लग रहा है, तो आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं। सर थैंक यू, ये जो आपने रिस्पांस दिया यही दिखा रहा है कि आप कितने उत्साहित है ये सेशन अटेंड करने के लिए, सेशन से ज्ञान लेने के लिए। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि जब हम ये 1 घंटे का सेशन
क्लोज करेंगे तो आपके पास साइबर सिक्योरिटी डोमेन के प्रोटेक्शन रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, आज मार्केट में कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, उसका काफी सारा नॉलेज आपके पास रहेगा, राइट। तो सबसे पहले आप पिछले 15 दिनों में मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो आपके साथ हुई होगी डेफिनेटली। सबसे पहले आपको राम मंदिर के वीआईपी एंट्री का कोई पास आया है? आपको राम मंदिर के वो जो डोनेशन है उसके लिए कोई क्यूआर कोड आया है? आपको राम मंदिर के प्रसाद के लिए लड्डू मिलेंगे या फिर आप लड्डू बुक करवा सकते हो, वैसा कोई व्हाट्सएप पे या एसएमएस आया है जिसमें एक लिंक है? आपको राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए कोई लिंक आया है? अगर ये आपके एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल पे किसी के तरफ से लिंक आया है, तो समझ लीजिए ये साइबर अटैक आपके ऊपर हो रहा है, कोई आपका इंफॉर्मेशन चोरी करने का ट्राई कर रहा है, राइट। सो कभी भी ऐसे टाइप की लिंक पे क्लिक मत कीजिए। आज के दिन में आपको काफी ऐसे लिंक आएंगे कि कल लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको उसे एचडी सबसे नजदीकी वैसा वाला आपको मिलेगा। बट कभी भी आप उस पर क्लिक मत कीजिएगा। इवन आफ्टर जब वो सेशन खत्म हो जाएगा तो भगवान की फोटो देखने के लिए यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वैसे बहुत सारे मैसेजेस आपको आएंगे, वो सारे 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 मैसेजेस फ्रॉड है। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, ये सही वक्त है कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया और हम ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अवेयरनेस का डिस्कशन कर रहे हैं। सो विद दिस ट्रेंडिंग टॉपिक हम पहले हमने इसके लिए एक पूरा पीपीटी रेडी किया है। तो उसके स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम निसर्ग त्रिवेदी है। मैंने जैसे अंकित भाई ने बताया वैसे एनएफएसयू नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर डिग्री का कोर्स किया है जो हैकिंग के डोमेन में है। सो आई एम एथिकल हैकर एंड मेरा ये डोमेन में 10+9+ ईयर से प्रेजेंस है। मैं ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसमें ये काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हूँ। एंड मैंने पहले एक बिग फोर करके ईवाई अर्नस्ट एंड यंग करके कंपनी है उसमें काम किया है साइबर सिक्योरिटी का। और अभी मैं एक संस्था के साथ भी जुड़ा हूँ सिक्योरिस 360, जहाँ पे मैं को फाउंडर हूँ और मैं सारी ये टेक्निकल ट्रैक साइबर सिक्योरिटी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। और हम ऐसे कॉरपोरेट में, स्कूल्स में एंड ऐसा अवेयरनेस सेशन करते हैं जिससे ये सारे जो नागरिक लोग हैं, जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरनेट के सर्फ करते हैं, उसमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वैसे हम लोगों को बताते हैं। एंड मेरा जो है मैं बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद हूँ। अहमदाबाद में ही मैं ऐसा मेरा कंपनी है और यहाँ से इंटरनेट पे हम काफ़ी लोगों को ऐसे सेशन देके लोगों को ऐसा ज्ञान शेयर करते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हमारा ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे रोज नए नए अटैक्स होते रहते हैं, रोज नए नए लिंक्स आते रहते हैं, रोज रोज नए नए फ्रॉड होते रहते हैं। सो दैट्स वाई ये आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी अवेयरनेस। आप आज का भी न्यूज़पेपर देख लो, एक पिछले 1 हफ्ते का न्यूज़पेपर देख लो, नाउ देयर इज़ अ सेपरेट कॉलम कि जहाँ पे ऐसे साइबर सिक्योरिटी के, साइबर फ्रॉड के न्यूज़ आते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास आया इंटरनेट, राइट? सालों पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम साइबर कैफ़े में जाते थे, कंप्यूटर पे बैठते थे, 1 घंटे का पैसा दे के फिर हम इंटरनेट यूज़ करते थे। फिर वो धीरे-धीरे ब्रॉडबैंड के तहत हमारे घर तक आने लगा। फिर हम घर पे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे और हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके क्या करते थे? ईमेल भेजते थे, रिसीव करते थे। जब यूट्यूब आया तब उसमें हम वीडियो देखते हैं। जब अमेज़न आया, फ्लिपकार्ट आया तब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट? अभी तो मूवीज़, वेब सीरीज़ सब हम मोबाइल से करते हैं, करेक्ट? जो भी हमारे दिन भर की उपयोगी चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर हम हमारे मोबाइल डिवाइस से ही हो जाती है एंड वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके, करेक्ट? सो अभी तो जब कोविड आया था, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, वो लोगों ने भी घर पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे भी सब इंटरनेट के साथ मोबाइल पे लॉगिन करके ये सेशन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, राइट? एंड अभी कभी हम कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी एक क्यूआर कोड लगा होता है, वो पेटीएम, गूगल पे, वो सब अमेजोन पे का होता है। हम फटाक से हमारा मोबाइल निकालते हैं, वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और झट से पेमेंट भी कर देते हैं। तो अभी के लिए जो है हमारा इंटरनेट एंड मोबाइल, वो बहुत सारे
हमारे आज के रोज बरोज के कामकाज बहुत इजी कर देता है, राइट? बट जो चीजों का फायदा है उसका फिर इतना भी डिसएडवांटेज भी है, करेक्ट? क्या? तो फॉर एग्जाम्पल हम जो भी मोबाइल से फोटो खींचते हैं वो हमारे मोबाइल में सेव रहते हैं। हम नए नए मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। हम जो भी एसएमएस में व्हाट्सएप पे या वैसा लिंक आते हैं उसमें गलती से या वैसे क्लिक कर देते हैं, राइट? तो जिससे क्या वायरस अटैक का भी हमारे पे खतरा रहता है। फिर शायद कोई लिंक पे हम क्लिक कर दे, वो अपने को गलत वेबसाइट पे ले जा सकता है, करेक्ट? तो दैट इज द अगेन द मिस यूज ऑफ द इंटरनेट के। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग अपना सिर्फ काम करने के लिए करते हैं, जैसे कि मार्केट में हैकर्स लोग हैं, राइट? तो वो जो इंटरनेट है उसका गलत यूज भी करते हैं, लोगों को अफवाहें फैलाने में यूज करते हैं, राइट? ऐसे फेक ईमेल्स शेयर करते हैं, आपको लॉटरी लग गई है या फिर आपको आईफोन मिलेगा या फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना बाकी है। वैसे सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए भी इंटरनेट का यूज होता है। एंड सबसे लास्ट एंड सबसे पॉपुलर, इंटरनेट से जब कनेक्ट होते हैं मोबाइल पे, एक बार सब यूट्यूब पे या अमेजोन पे कुछ मूवी वीडियोस शॉर्ट्स देखना चालू करते हैं, तब टाइम कहाँ पास हो जाता है वो पता ही नहीं चलता, राइट? सो इंटरनेट के जितने फायदे हैं उतना हमें वो कैसे यूज करना है उसका ध्यान भी रखना है। बट इंटरनेट चीज ऐसी है जो हमारे डोर्स ओपन कर देती है टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, राइट? आज हमने एक बार फेसबुक पे लॉग इन किया या फिर गूगल पे हम चले गए तो हम दुनिया के कोई भी कोने में रहने वाले लोग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम उनको बिना देखे भी उनके साथ कनेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। तो ये जितना बेनिफिशियल है उतना रिस्की भी है। तो आज के सेशन में हम वही देखेंगे कि ये किस टाइप के साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड होते हैं, वो आपके साथ हो सकते हैं, एंड उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और साथ साथ में गवर्नमेंट ने भी क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या वो लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच कर सकते हो, वो सारी चीजें भी हम आज आपको आज के सेशन में बताएंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको कैसे आपका डेटा, आपका मोबाइल डिवाइस, आपका लैपटॉप सुरक्षित रखना है, उसके टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे। सो प्लीज बी विथ अस फॉर नेक्स्ट 30 to 40 मिनट, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको ये सारा सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड ये सारे सेशन का डिटेल आप आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव सबके साथ भी शेयर कर सकते हो, ओके? एंड ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, करेक्ट? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्राइम कैसे होता है, राइट? अगर हमको क्राइम से बचना है तो सबसे पहले जानना रहेगा कि व्हाट इज द साइबर क्राइम और वो कैसे होता है। जैसे कि पुलिस वाले हैं, राइट? तो पुलिस वाले सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भाई चोर लोग कैसे चोरी करेंगे, राइट? जब वो लोग वो पता कर पाएंगे कि भाई हाँ ये चोरी कैसे होती है या फिर चोर लोग की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, उस हिसाब से दे विल ट्राई टू सॉल्व द केस, राइट? तो साइबर क्राइम क्या होता है? कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप डिवाइस से इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके की गई हो, उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं, राइट? उसमें कितने टाइप के साइबर क्राइम होते हैं, उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, राइट? आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है। आजकल मार्केट में जो फोटो स्वैपिंग वाला चल रहा है, सीम स्वैपिंग के फ्रॉड्स चल रहे हैं, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेता है, आपके कोई फोटोज चुरा लेता है, ये सारे अलग 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 टाइप के साइबर क्राइम है। अगर आप कोई वैज्ञानिक संस्था से जुड़े हो या फिर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था से जुड़े हो और आपके सारे डॉक्यूमेंट से वो भी चोरी हो जाना ओवर द इंटरनेट, उसको भी हम साइबर क्राइम बोलते हैं, राइट? तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके क्या कारण है साइबर क्राइम होने के? सबसे पहला तो डर। आपको एक ईमेल आया है कि भाई आपका व्हीकल का चालान कट गया है और मेमो का 2000 रुपीज का जो है पेनल्टी वो आपको विद इन 48 आवर्स में भरना है, राइट? तो दैट्स वाई वो जो डर है उसकी वजह से भी वो लिंक पे दिए गए मैसेज में दिए गए उस पे लोग क्लिक करते हैं और अपना डेटा दे देते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा होता है टेम्पटेशन। वो बोलते हैं ये कि इस पे आज रतन टाटा का बर्थडे है तो इसके लिए टाटा वाले अपना 2 GB का इंटरनेट फ्री दे रहे हैं, आपको एक कोड यूज करना है ये लिंक पे जाके।
तो हमको वो फ्री वाली चीज़ों का जो टेम्पटेशन आ जाता है, उसकी वजह से भी वी मे एंड अप लूज़िंग अवर डेटा, मतलब हमारा डेटा हम उनको गलती से दे देते हैं, हम सामने से हमारा डेटा दे देते हैं उनको, वैसा है। और तीसरा होता है लेज़ीनेस। जैसे कि हम हमारा कुछ भी चीज़ है, बिल भरने का चीज़ या वैसा कुछ, तो उनके लिए कभी-कभी कुछ चीज़ है जो मैंडेटरी हमको इन पर्सन ऑफ़िस जाके ही करना रहता है, गवर्नमेंट का काम रहता है और वो सब। तो वैसा हम प्ले स्टोर पे जाके मोबाइल एप्लीकेशन ढूँढते हैं, बोलते हैं कि भई हाँ, घर बैठे ये कीजिए, घर बैठे वो कीजिए, घर बैठे पैसा कमाइए, राइट? तो ये सारी लेज़ीनेस की वजह से भी हमारे साथ ऐसे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? अभी हम आगे जाके हमने समझा कि साइबर क्राइम क्या है, हमको उसका डेफ़िनिशन एक बेसिक पता चल गया। अभी मार्केट में जो टॉप साइबर सिक्योरिटी है, जो हम मोबाइल डिवाइस यूज़ करने वाले, हम सोशल मीडिया यूज़ करने वाले, हम डेली ट्रांज़ैक्शन पेटीएम और अमेज़न पे का, गूगल पे का यूज़ करने वाले लोगों के साथ होते हैं, उसका हम थोड़ा डिटेल्स देखेंगे, ओके? तो यहाँ पे हमने पहले लिस्ट दिया है और हर एक का हम डेफ़िनिशन और वो कैसे होता है, वो भी हम बताएँगे। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हम इसको गलती से भी या पर्पसफुली ना करें, राइट? इसका डेफ़िनिशन समझने का वो भी मीनिंग है। जैसे कि पहला है साइबर बुलिंग, फिर हम दूसरा एक देखेंगे सोशल मीडिया रिलेटेड जो भी साइबर क्राइम होते हैं। तीसरा फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड साइबर क्राइम कैसे होते हैं, जॉब रिलेटेड, हैकिंग रिलेटेड, डेटा चोरी करने के रिलेटेड, फिर एक आता है फिशिंग रिलेटेड एंड ईमेल रिलेटेड। ओके, तो ये सारे टाइप के साइबर क्राइम कैसे होते हैं, वो आज के सेशन में हम फिर देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हैरेसमेंट। समझ लीजिए स्कूल में एक बच्चा जा रहा है, फिर 4 लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि चलो हम इसका थोड़ा खिंचाई करते हैं, राइट? उसने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला तो उसपे ऐसे कमेंट्स करते हैं जिससे जो सही नहीं है, राइट? जिसमें उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, राइट? या फिर इट्स अ नॉन एप्रोप्रिएट अब्यूसिव कमेंट, राइट? तो उसको भी गवर्नमेंट साइबर बुलिंग बोलती है, जिससे सामने वाले को वो मानसिक तौर पे परेशान करना, राइट? तो आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाएँ, कभी भी कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे किसी की पोस्ट पे उसकी कमज़ोरी प्रदर्शन करता हुआ या फिर ऐसा वीकनेस वाला कमेंट कभी मत करें, जिससे उसको मानसिक स्ट्रेस हो, राइट? बिकॉज़ कभी-कभी कुछ लोग वैसे कमेंट से परेशान होके सुसाइड जैसे अटेम्प्ट भी करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हेयर अगर उन्होंने पुलिस में जाके फरियाद कर दी और आपका वो कमेंट वाला स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया, राइट? तो आपको पुलिस के सामने हाज़िर भी होना पड़ता है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है, राइट? तो कभी भी ऐसे सोशल मीडिया हैंडल पे किसी की भी पोस्ट पे ऐसे कमेंट करने से बचें। दूसरा, नेक्स्ट सबसे पॉपुलर होता है हैकिंग। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि आपको अगर जॉब चाहिए या फिर आपको पैसे कमाने हैं तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, राइट? तो जब आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो जो हैकर्स रहते हैं वो लोग आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं, जिससे आपका सारा डेटा, बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोज़ और वो सब उनके पास चले जाते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। कभी आपको एक अननोन नंबर से या अननोन नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है या फिर मैसेज आता है, फिर मैसेज से वो कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फिर वो कन्वर्सेशन के तहत वो लोग हमको अपना विश्वास में लेने का ट्राई करते हैं एंड उसके हिसाब से फिर दे डेवलप द फ्रेंडशिप विथ अस एंड कुछ टाइम के बाद वो हमसे पैसे माँगते हैं। पहले वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे ₹500 दे दो, फिर बोलते हैं 5,000 दे दो, फिर 15,000 जब तक और वो क्या करते हैं हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करते, राइट? हम वो कभी हमारे साथ उनका मोबाइल नंबर या वो भी नहीं शेयर करते, करेक्ट? तो वैसे सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जहाँ पे हमको प्रोफाइल पिक्चर के पीछे एक्चुअली कौन लोग बैठे हैं उसका पता ही नहीं चलता। वो लड़की का फ़ोटो होता है, पीछे लड़का हो सकता है। राइट? कोई सेलिब्रिटी का फ़ोटो है, उसके पीछे भी कोई साइबर क्रिमिनल बैठा हो सकता है, राइट? सो इसके लिए जैसे कि हम एक है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स करके है। तो काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि भई नेटफ्लिक्स का 1 साल का जो वाउचर रहता है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 का है, वो मैं आपको ₹200 में दे दूँगा, राइट? बट उसके लिए आपको ये लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देना रहता है।
तो जब आप उसको पेमेंट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं, फिर वो प्रोफाइल डिसेबल हो जाता है, वो प्रोफाइल गायब हो जाता है। फिर आपको ना ही आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है और ना ही आपको आपके वो 200 रुपए वापस मिलते हैं, राइट? वो कभी-कभी क्या करते हैं, आपको वीडियो कॉल पे बुला के फिर आपका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर जो फ़ोटोज़ है उसको मॉर्फ करके आपका फ़ोटोज़ पे लगा के भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। सो नाउअडेज़ जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सब पे ऐसे फ्रॉड्स बहुत कॉमन है, साइबर क्रिमिनल्स बहुत है। सो हमको अपने आप को इससे बचाना रहेगा और ये चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट? फाइनेंशियल फ्रॉड, सबसे पहले आरबीआई और एसबीआई लोग चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं कि आपको पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको कभी भी अपने ओटीपी, सीवीवी नंबर, क्रेडिट कार्ड और उसकी एक्सपायरी डेट शेयर करने की ज़रूर नहीं पड़ती। जब भी आपको पैसे रिसीव करने हो, तब सामने वाला आपसे ये सारी चीज़ें माँगे, तो आप कभी भी उसके साथ शेयर मत कीजिए, राइट? फिर आता है एक जॉब रिलेटेड फ्रॉड, राइट? बिकॉज़ हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और उनको बहुत सारे दे आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉर द जॉब, नया नौकरी चाहिए होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो जॉब रिलेटेड पोर्टल है, नौकरी हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहाँ पे आपको मैसेज करते हैं कि भई हमने आपका प्रोफाइल देखा, आपका प्रोफाइल अच्छा है, हम आपका करंट सैलरी कितना है? तो आप बोलेंगे मेरा करंट सैलरी 25,000 है, तो बोलेंगे हम आपको 35,000 देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे इंटरव्यू प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। तो वैसे करके हम वो हमसे पूछते हैं कि भई आप पहले ये लिंक पे आइए, फिर कोई एक फेक बंदा सामने से आके बोल हमारा इंटरव्यू लेता है, फिर इंटरव्यू के बाद बोलते हैं कि भई आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए 5,000 रुपीज़ हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे, तो ये आपके अकाउंट में जमा कर दीजिए। फिर एक फेक एचआर का कॉल आता है, वो बोलता है कि भी आपका अगले राउंड में सिलेक्शन हो गया है, तो उसकी प्रोसेस करने के लिए मुझे और 2000 रुपीज़ चाहिए। तो वैसे 3-4 राउंड वो लोग इंटरव्यू करवाते हैं, फिर वो जो भी सारे नंबर्स है, प्रोफाइल है, वो ऑटोमैटिकली डिसेबल हो जाती है। सो ऐसे भी काफ़ी लोगों का काफ़ी हज़ारों रुपीज़ गया है, लॉस्ट हुआ है। तो इसके लिए ऐसे जॉब रिलेटेड फ्रॉड से भी बचें। जो भी है, कोई भी ऑथराइज़्ड कंपनी, वो कौन-सी कंपनी का है, कैसे है, वो कहाँ से रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें जानकारी लीजिए, हमेशा उनके साथ ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ईमेल के साथ कम्युनिकेट करने से पता रहता है कि भई वो सही में वो संस्था से जुड़ा है कि नहीं, राइट? जैसे कि अभी आपको रिलायंस के रिलेटेड कोई जॉब आया है या टाटा का कोई जॉब आया है, तो उनका जो ईमेल एड्रेस होगा, तो उसमें एटलीस्ट ये रिलायंस का या टाटा का नाम या वैसा कुछ लिखा रहेगा, करेक्ट? तो इसके लिए ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ओके? तो दूसरा होता है डेटा थेफ्ट। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, राइट? डेटा जो है आज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल डिजिटलाइज़ हो रही है, राइट? आपका आधार डेटा, वो भी डिजिटल हो गया, पैन कार्ड डेटा, वो भी डिजिटल, राइट? सारे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट, सारी चीज़ें, ड्राइविंग सर्टिफ़िकेट, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। सब डेटा कहीं न कहीं किसी जगह पे रखा हुआ है, राइट? तो हमेशा हैकर्स की नज़र रहती है वो डेटा पे, राइट? हमेशा उनकी नज़र रहती है कैसे वो डेटा को चुराएँ। फिर वो डेटा को चुरा के क्या करते हैं, डार्क वेब होता है, वहाँ पे डेटा सेल करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, जो आपका डेटा होता है, वो खरीदने के लिए लोग पैसे देते हैं, पैसे देकर लोग डेटा खरीदते हैं। तो आजकल वो भी मार्केट में फ्रॉड बहुत कॉमन हो गया है। इसके लिए अगर आप किसी का डेटा सेव कर रहे हो, आप किसी से उनका मोबाइल नंबर ले रहे हो, ईमेल आईडी ले रहे हो आपका कोई बिज़नेस के लिए, तो आपको वो डेटा सेफ रखना है, क्योंकि कल जाके गवर्नमेंट भी वैसे रूल ला रही है कि अगर आपने किसी का डेटा लिया तो आपकी उसको सेफ रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है। हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जैसे वोडाफ़ोन, एयरटेल, रिलायंस, बीएसएनएल, उनके पास हमारा आधार कार्ड रहता है। हमारे जो भी कॉल लॉग है, हमने किससे कितनी क्या बात की, उसका डेटा रहता है, राइट? तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये डेटा को बचा के रखना, करेक्ट? फिर
एक दूसरा फ्रॉड रहता है फिशिंग रिलेटेड। फिशिंग में क्या रहता है कि जो हैकर रहता है वो एक पूरा का पूरा फेक वेबसाइट बनाता है जिसपे ओरिजिनल कंपनीज के लोगो भी लगाए होते हैं। और जब हम और वो जो वेबसाइट का लिंक होता है वो हमको एसएमएस थ्रू आता है या व्हाट्सएप के थ्रू आता है। और हम जब वहां पे जाते हैं तो हमारे डिवाइस में वायरस आ सकता है या फिर हमारा डिवाइस हैक भी हो सकता है या फिर हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है। और वो लोग फिशिंग मेल से क्या करते हैं, जनरली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो माँगते हैं कि भई आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न है, तो उसमें 10,000 रुपीज़ आपको वापस मिल रहा है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना नाम, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, राइट? तो जब हम वो करते हैं, तब हमारा डेटा क्या होता है, वो हैकर्स लोगों के पास चला जाता है और फिर वो उसका मिसयूज़ करते हैं। राइट? सेम वे जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम काफ़ी सारे ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो ईमेल के थ्रू इधर-उधर हम शेयर करते हैं। तो कभी-कभी जो हमारी ईमेल की सिक्योरिटी अगर सही नहीं रही, तो कोई हमारा ईमेल एड्रेस भी हैक कर सकता है। अभी यहाँ पे इंटरनेट पे जो टॉप मोस्ट क्राइम चल रहे हैं, आज ट्रेंडिंग में है और जिससे हमको खुद को बचाना है। वैसे हम थोड़े क्राइम की मोडस ऑपरेंडी देख लेते हैं कि वो लोग कैसे करते हैं और हमको उससे कैसे बचना है। तो आज के ही न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो एक एक्ट्रेस है मिस मंधाना करके, उसका 2 मंथ्स पहले एक डीप फेक वीडियो आया था। वो जब लिफ्ट में एंटर हो रही थी, तो किसी और लड़की के बदले वो रश्मिका मंदाना करके है, उसका डीप फेक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इवन अमिताभ बच्चन और सबने ट्वीट करके बोला था कि ऐसे वीडियो से बचें, ऐसे वीडियोज़ ना बनाएँ और ऐसे वीडियो बनाना क्राइम है। तो कल जो स्पेशल पुलिस थी, उन्होंने ये डीप फेक वीडियो बनाने वाले क्रिमिनल को पकड़ लिया है आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। एंड गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आपने डीप फेडी वीडियो बनाया या फिर वो डीप फेक वीडियो किसी के साथ शेयर किया, सर्कुलेट किया, सोशल मीडिया हैंडल पे आपने डाला, तो आपके पर भी वो केस हो सकता है। इसके लिए ऐसे डीप फेक टाइप के वीडियो से बचें, जिसमें वैसा होता है कि सचिन तेंदुलकर कोई ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है, इवन काजोल जो एक्ट्रेस है हमारी, उसका भी एक डीप फेक वीडियो आया है। तो ये सारे आजकल सेलिब्रिटीज़ जो है क्रिकेटर, बॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलिटिशियन, वो सबके डीप फेक वीडियोज़ मार्केट में बहुत चल रहे हैं। तो जो भी आपको व्हाट्सएप पे आता है या सोशल मीडिया पे आता है, उसको आँख बंद करके भरोसा मत करें, राइट? तो ये सारी ची और उसको बचने के लिए, राइट, कल जाके कोई हमारा डीप फेक वीडियो ना बना दे या फिर वैसा कोई यू नो अ, मार्केट में शेयर ना करें, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो हम जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करते हैं, वो कौन से पिक्चर कैसे है, कैसे पोज़ में है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी लिमिटेड पिक्चर्स हमें ऑनलाइन शेयर करने चाहिए। अगर हमने एक दिन में 10 फ़ोटो खींचे हैं, तो 10 के 10 अपलोड नहीं करने चाहिए। अगर करने हैं, तो जो भी रिलेवेंट 1 या 2 फ़ोटोज़ है, वही हम अपलोड करेंगे, राइट? और हमारी जो भी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने हैं, जिनका फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट किया है, राइट? जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में है, उन्हीं को दिखना चाहिए, राइट? आपको अपना फ़ेसबुक का और सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उसका सेटिंग चेंज करके प्राइवेट कर देना चाहिए, राइट? फिर दूसरा आपका डेटा कहाँ से लीक होगा? आपके मोबाइल डिवाइस से लीक होगा, करेक्ट? तो आपको मोबाइल में एक एंटीवायरस भी इंस्टॉल करना चाहिए। तो आजकल जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, जैसे कि वोडाफ़ोन, एयरटेल, जियो, उनका खुद का भी एक एंटीवायरस का सॉल्यूशन आता है, जो आप वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आपका अपना मोबाइल का प्रोटेक्शन पा सकते हैं, राइट? और इन केस अगर आपको लगता है कि किसी ने आपका ऐसा मॉब किया हुआ फ़ोटो बनाया है या वीडियो बनाया है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उसका ऊपर केस भी दाखिल कर सकते हैं, जो पुलिस है वो आपकी हेल्प करेगी, ऐसा है। फिर हमने एक दूसरा बात किया था फ़िशिंग लिंक का, राइट? तो वहाँ पे कैसे करते हैं साइबर क्रिमिनल लोग,
वो एक फेक एंड डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं और वो वेबसाइट का लिंक आपको एसएमएस थ्रू या ईमेल थ्रू या व्हाट्सएप के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के मैसेज थ्रू आता है। और जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको फेक वेबसाइट पे ले जाता है, जहाँ पे वो आपका सारे डिटेल मांगेगा। तो इसके लिए कभी भी व्हाट्सएप पे आई हुई लिंक पे या व्हाट्सएप पे आई हुई एपीके फाइल अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें, राइट? और कभी भी वैसी वेबसाइट पे जाके अपना ओरिजिनल जीमेल का या वैसा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड उनके साथ शेयर ना करें। फिर आता है एक फेक कॉल वाला, राइट? कोई रैंडम आपको कॉल आएगा, जिसमें आप जब कॉल उठाएँगे, तो वो आपको बोलेंगे कि मैं ये बैंक से बात कर रहा हूँ। जैसे कि भई एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारी जो भी कॉमन बैंक है, उसके ही बैंक ऑफ़िसर होंगे, राइट? तो वो आपको फिर थोड़ा डराने का ट्राई करेंगे कि भई आपने 3 दिन में आपके अकाउंट में या फिर ये बैंक के अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, या फिर आपने अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड वैसे जमा नहीं करवाया, राइट? तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, राइट? या फिर वो ऐसा भी बोल सकते हैं, आपका अभी अकाउंट बंद हो गया है, आपको उसको रीएक्टिवेट करवाना है, तो आप हमारे साथ ये टाइप के डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। और वो जो जिस अथॉरिटी से बात करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जो भी बंदा है उसको सबसे पहले वही थॉट आएगा कि नहीं भई असली में मेरा बंद हो गया होगा, ये बंदा मुझे हेल्प करने का ट्राई कर रहा है, तो मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ शेयर कर देता हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था 3 चीज़ें रहती है, एक होता है हमारा फ़ियर, एक होता है टेम्पटेशन और एक होता है लेज़ीनेस। तो ये है हमारा फ़ियर फैक्टर, जिसका ये हैकर्स लोग फ़ायदा उठाते हैं और हमारा वो हमको बोलते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट, डेटा हमारे साथ शेयर करो। और हम क्या करते हैं, फिर वो फ़ोन रखने के बाद हमको एक लिंक आता है और उसमें जाके सारा डेटा हमारा शेयर कर देते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट 1-2 आवर्स में हमारा फिर मोबाइल से टावर चला जाता है, राइट? और धीरे-धीरे हमारा बैंक बैलेंस भी खाली हो जाता है, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई कभी भी किसी का फ़ोन आए और उसके बाद लिंक आए, उसको कभी आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए, वो लिंक पे आप कभी क्लिक मत कीजिए। और गलती से अगर क्लिक हो गया, तो ऐसा ऑनलाइन डेटा आप प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिए। बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का, ये सारी चीज़ें कभी भी ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट पे अपलोड मत कीजिए, कहीं पे भी मत डालिए। फिर आता है ऑनलाइन सेलिंग फ्रॉड, राइट? अभी वो क्या करेंगे कि ओएलएक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म हो गए, जहाँ पे वो लोग क्या बायर बन जाएँगे और बोलेंगे मुझे आपका ये चीज़ खरीदना है, मुझे ये अच्छा लगा है आपका प्रोडक्ट, या फिर ये जैसे मीशो वाले लोग हैं जो जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे सारी चीज़ें बेचते हैं, राइट? तो जो भी हैकर होगा वो बायर बन के आपके पास आएगा और वो आपको बोलेगा कि भई मुझे ये चीज़ खरीदनी है, कितने में होगी? तो आप बोलेंगे भई चलो इसका ₹500 है। तो वो आपको बोलेगा कि मैं आपको एक क्यूआर कोड देता हूँ, आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, वैसा करके। तो आप वो बोलेगा कि ये क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे, तो आपको पैसे मिल जाएँगे, राइट? तो जैसे हमने सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि पैसे रिसीव करने के लिए हमको कोई भी उनको चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपार्ट फ्रॉम आवर यूपीआई नेम और मोबाइल नंबर, राइट? इसके अलावा वो एक और कोई भी चीज़ आप उनके साथ शेयर मत कीजिए, राइट? अगर ये सब करेंगे, सारी चीज़ें शेयर, या फिर आप खुद क्यूआर कोड स्कैन करके अपना वो जो अमाउंट है वो लिख के फिर पासवर्ड लिखेंगे, तो पैसा आने की जगह आपको पैसा चला जाएगा, आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ओके? सो जब कभी भी आप ऐसा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ बेचते हो, तब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, राइट? फिर सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कस्टमर केयर से फ़ोन आएगा। वो बोलेंगे कि मैं वोडाफ़ोन से बात कर रहा हूँ या एयरटेल से बात कर रहा हूँ या जियो से बात कर रहा हूँ, राइट? तो आप एक काम कीजिए, आपका जो 4G है ना, उसको हम 5G में अपग्रेड करके दे रहे हैं। उसके लिए हमको आपके मोबाइल के सेटिंग्स में जाके चेंजेज़ करना है। तो आप बोलेंगे कि भई आप वहाँ बैठे-बैठे हमारे मोबाइल के सेटिंग में चेंजेज़ कैसे करोगे? तो बोलेंगे कि आपको हम एक एसएमएस भेजेंगे, उसके थ्रू आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके ऐसे स्क्रीन शेयर वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तो
जब हम वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे स्क्रीन शेयर वाले और हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, तो हमारा मोबाइल पे जो भी एक्टिविटी चल रहा है, राइट? वो फिर क्या करेंगे, हम जब हमने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया स्क्रीन शेयरिंग वाला, वो हमको बोलेंगे कि अभी आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करो। और जब हम मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो वो पूछेंगे कि उसमें कौन-सा कोड दिख रहा है। तो जब हमने जैसे ही उनको वो कोड दिया, वो फिर हमारे मोबाइल की सारी एक्टिविटी देख पाएँगे। तो फिर वो क्या कर सकते हैं, उनका नेक्स्ट मोडस ऑपरेंडी कैसे रहता है, वो हमें बोलेंगे कि भई चलो आप अभी अपना सेटिंग में जाओ, फिर वो सेटिंग में 3-4 करवाएँगे। फिर बोलेंगे कि आप अपना फाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करो या पेटीएम ओपन करो, या वैसा ओपन करवाएँगे। और जब आपने पासवर्ड डाला वहाँ पे, वो आपका पासवर्ड देख लेंगे, जो स्क्रीन कैप्चर होता है उसकी मदद से। एंड फिर आपको बोलेंगे आपका काम हो गया। फिर जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करोगे, लेकिन फिर आपका स्क्रीन शेयरिंग तो चालू रहेगा, करेक्ट? एंड ये सारी डिटेल जो उन्होंने ऑनलाइन ली थी, उसके हिसाब से आपके साथ वो फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, राइट? तो कभी भी कोई भी आपको कॉल करे और बोले कि ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसपे जो कोड दिखा रहा है वो मुझे बताइए, तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको वो कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कर देना है और वो नंबर ब्लॉक कर देना है। ओके? अगर कोई आपको कॉल करके बोले कि आप हम मैं अमेज़न से बात कर रहा हूँ, आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं और आपने हमारे अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारी चीज़ें मँगवाई है। इसके लिए अमेज़न आपको ₹1000 का बायबैक दे रहा है या फिर ₹1000 का क्रेडिट दे रहा है, वैसा है, जिसके लिए आपको एक लिंक पे क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट डिटेल देना है। तो कभी भी ऐसे कॉल पे या उस पे रिस्पॉन्ड मत कीजिए, उसको डिस्कनेक्ट करके ब्लॉक कर दीजिए। फिर एक दूसरा मार्केट में चल रहा है कुरियर सर्विस रिलेटेड फ्रॉड, राइट? तो आपको फ़ोन आता है कि मैं ब्लू डार्ट से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल आया था लेकिन वो किसी इश्यू की वजह से आपको डिलीवर नहीं हुआ है। तो अभी हमने वो हमारे हेड ऑफ़िस पे रख दिया है। अगर आपको वो पार्सल चाहिए, तो आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसपे एक रिक्वेस्ट रेज़ करना पड़ेगा। फिर हम पहले तो मोबाइल फ़ोन रख के सोचेंगे कि भई हमने वैसा तो कौन-सा ब्लू डार्ट से मँगवाया था पार्सल, राइट? फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं कि भई हाँ, अगर कुछ आया होगा, चलो शायद मैंने नहीं मँगवाया, मेरी फ़ैमिली से किसी और ने मँगवाया होगा जिसने मेरा नंबर दिया होगा। तो चलो उन्होंने सामने से कॉल किया है, तो वो जो डिटेल माँग रहे थे एक बार दे देते हैं, फिर देखते हैं कौन-सा कुरियर आता है। तो जब कभी वो लिंक पे हम क्लिक करके हमारा डिटेल देते हैं उनको, बैंक रिलेटेड डिटेल, तो हमारा अगेन वही बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस है। हमारा जो बैंक बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर कभी हम वो नंबर को वापस कॉल बैक भी नहीं कर पाएँगे या ट्रेस भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो हैकर्स लोग रहते हैं, वो अपना नंबर फिर बंद करके सिम कार्ड फेंक देते हैं। इसलिए, राइट? ये जो कस्टमर केयर रिलेटेड फ्रॉड। दूसरा, ये कस्टमर केयर रिलेटेड फ्रॉड, अभी आपने कोई कंपनी से कुछ मँगवाया या फिर आपको कोई एक मैकेनिक का पता चाहिए, राइट? कि भई मेरे एरिया में सबसे अच्छा मैकेनिक कौन-सा है या पर्टिकुलर ब्रांड का मैं कहाँ से गाड़ी रिपेयर करवा सकता हूँ, राइट? या फिर मुझे ये किचन की चीज़ें चाहिए तो मुझे कहाँ से अच्छी और सस्ती मिलेगी, राइट? और या फिर हमने कोई चीज़ ली है, हमारी चीज़ बिगड़ गई, तो हम ऑनलाइन कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसी सारी चीज़ों में हम जब गूगल पे जाके कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं, तो ये जो हैकर्स लोग बैठे होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग बैठे होते हैं, उनका नंबर हमें मिलता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, सिर्फ़ गूगल पे साइट से उसका नंबर देख के फिर उसको डायरेक्ट कॉल लगा लेते हैं, राइट? तो ये चीज़ें हमें डायरेक्ट उनको कॉल नहीं लगाना है। जब भी हम गूगल पे जाके कोई भी कस्टमर केयर रिलेटेड चीज़ें सर्च करें, राइट? तो हमको उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जो नंबर दिया है, वहाँ जाके ही उनको कॉल करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गूगल पे जाके सर्च किया यूरेका फॉर्ब्स कस्टमर केयर नंबर, राइट? तो देयर विल बी मल्टीपल नंबर, वहाँ पे 5-10 नंबर दिए होंगे, राइट? बट वो गूगल वाले नंबर से हमें कभी भी किसी को कॉल नहीं करना है कस्टमर केयर वाले को। वो वहाँ पे से हमने कॉल किया मतलब हमने आफ़त को न्योता दिया। हमने बोला आ बैल मुझे मार, राइट? इसलिए अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेका फॉर्ब्स में फ़ोन करना है तो आप उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो नंबर दिया होता है 1800 वाला या जो भी नंबर, उसी पे आप कॉल कीजिए, राइट?
क्योंकि जो हैकर्स लोग रहते हैं वो अपना खुद का नंबर वहां पे डाल देते हैं, एंड आप जब उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो आप कोई वो कंपनी के कस्टमर केयर वालों के साथ नहीं बात कर रहे होते, बट आप वो हैकर्स लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, राइट। इसके लिए हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, जो भी कंपनी है आपका, अगर उसकी वेबसाइट है तो वहां पे ही जाके उनका नंबर लीजिए और उनको कॉल कीजिए, राइट। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, तो उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले कि हमको हमारा पिन नंबर, ओटीपी, सीवीवी किसी भी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करना है। अगर कोई अननोन नंबर से आपको ऐसा लिंक आए, एसएमएस थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल थ्रू, तो उस पे भी आपको क्लिक नहीं करना है, राइट। कोई अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, आप उसको डिक्लाइन ही करना है। अगर आपको व्हाट्सएप से सिर्फ नंबर से वीडियो कॉल आया है तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आई विल रिपीट 3 टाइम्स, राइट, कि भाई बिकॉज़ वो लोग स्ट्रेंजर लोग जो रहते हैं सामने वाले, वो क्रिमिनल लोग रहते हैं, वो वीडियो कॉल चालू करके आपका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और हमको पता नहीं है फिर हमारा स्क्रीनशॉट या फ़ोटो का वो लोग आगे क्या यूज़ करेंगे, राइट? कभी-कभी आपको ऐसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर 2 एफआईआर रजिस्टर हो रही है यहाँ पे XYZ पुलिस स्टेशन में। अगर आपको वो नहीं करवानी है तो फटाफट से 10,000 रुपीज़ हमारे दिए गए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। वैसे वाले भी कॉल आते हैं। फिर हम उनको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो लोग पुलिस की वर्दी में हमको वीडियो कॉल करते हैं, जो पूरा का पूरा फेक सेटअप होता है, राइट? तो ऐसा कॉल से, ऐसे क्राइम से खुद को बचाएँ, राइट? जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, आपका पासवर्ड हमेशा सिक्योर रखें, कॉम्प्लेक्स रखें, और आप उसको टाइम टू टाइम बदलते रहिए। जब भी आप ऑनलाइन कोई ट्रांज़ैक्शन करते हो, जब भी आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हो, वेबसाइट के ऊपर, यूआरएल के ऊपर लैपटॉप पे बैठ के या डेस्कटॉप पे बैठ के, तब जो भी यूआरएल है उसमें आप देखिए कि एचटीटीपीएस है कि नहीं। यहाँ पे एस हमने ग्रीन कलर से बड़ा इसीलिए किया है, जब कभी भी आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल, तब आप देखिए कि यूआरएल में एचटीटीपीएस होना चाहिए। मतलब कि वो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे होगा वैसा, ओके? आप सोशल मीडिया पे कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और आपके म्यूचुअल फ्रेंड 0 है या 1 है या 2 है, तो कभी भी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए। राइट? जब तक आप उसको पर्सनली जानते नहीं हो, तब तक उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, राइट? अभी जैसे कि आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो यस, गवर्नमेंट ने भी अपने नागरिकों की सेफ्टी के लिए, सहायता के लिए ऐसे लॉ बनाए हुए हैं। साइबर लॉ है, आईटी एक्ट है, वो सारे लॉ गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं अपनी हमारी सिक्योरिटी के लिए। कल जाके हमारे साथ गलती से भी ऐसे फ्रॉड हो गए, तो हम ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट भी उस पे एक्शन लेगी। तो लास्ट ईयर आज से 2-3 महीने पहले की बात है, गवर्नमेंट ने 67 लाख प्लस नंबर सिम कार्ड डिसेबल किए थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वाज़ सस्पिशियस कि ये सारे नंबर से फ्रॉड हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो डीप फेक वाला जो हमने डिस्कस किया टॉपिक, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था और बोला था कि कभी भी किसी ने वैसा फेक शेयर किया या फिर अफ़वाह शेयर की। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, अहमदाबाद में 3 लोगों ने अफ़वाह फैलाई थी, कहीं पत्थरबाज़ी हो रही है। विथिन कपल ऑफ आवर्स साइबर क्राइम पुलिस थी, उन्होंने वो लोगों को पकड़ लिया और फिर उनको जेल में भेज दिया, राइट? तो आजकल हमारी गवर्नमेंट जितने क्रिमिनल केसेस हो रहे, वैसे ही साइबर केसेस में भी एक्टिव है। वो सारे जो पुलिस वाले हैं, वहाँ पे भी हमने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और वो सब बना के रखा है। वहाँ पे भी स्किल्ड लोग जॉब कर रहे हैं, और कभी-कभी जो आपका पैसा गया और आपने सही टाइम से उनको रिपोर्ट कर दिया, तो दे विल आल्सो हेल्प यू टू गेट योर मनी बैक। आपका पैसा वापस भी आ सकता है। आपके पास अगर सारी डिटेल है कि भई आपने ये नंबर पे, ये टाइम पे, ये बैंक में ऐसा करके ट्रांसफर किया था, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाए, राइट? तो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा आज के हमारे सेशन में आए हुए लोग हैं,
हम सब सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। एटलीस्ट हम प्रोफाइल बना के रखा है, दिन में एक बार दो बार जो यहाँ पे सिंबल दिए हैं हमको सबके नाम पता है और हमने यूज किया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की भी उतनी ही ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे हमने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि लोग भगवान राम रिलेटेड भी फ्रॉड करते हैं, राइट। तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसी है जिसमें हम भगवान भरोसे भी नहीं रह सकते। हमको खुद से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, स्टेप्स लेना पड़ेगा और खुद को सिक्योर करना पड़ेगा, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप सभी ने, मेजोरिटी ऑफ यू हैव ज्वाइन फ्रॉम द मोबाइल डिवाइस, राइट। तो ये सबसे बेसिक चीज होती है कि मोबाइल डिवाइस को कैसे सिक्योर रखें, हमारा मोबाइल हैक होने से कैसे बचाए, राइट। तो सबसे बेसिक स्टेप होता है, उसको पासवर्ड दीजिए। कम से कम 6 डिजिट का पासवर्ड या पैटर्न या ऐसा कोड आपको अपने मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए रखना है, राइट। जो आपको याद भी रहे और दूसरा कोई आपका मोबाइल ओपन ना कर पाए। कल जाके आपका मोबाइल चोरी हो गया और आपने उसमें पासवर्ड ही नहीं रखा है, तो मतलब क्या, आपने तो उनको न्योता दे दिया कि हाँ भाई मेरा सारा डेटा भी ले ले, मेरी सारी इंफॉर्मेशन भी ले ले, राइट। तो इसके लिए हमको हमेशा उसमें पासवर्ड रखना है। पासवर्ड लंबा होना चाहिए एंड कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, राइट। फिर दूसरा पॉइंट, हमको हमारे मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए और वो ऑथोराइज एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि अगेन आप प्ले स्टोर पे जाके एंटीवायरस लिखोगे तो आपको नई नई 1000 एप्लीकेशन मिलेगी, राइट। तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किस चीज की डाउनलोड हुई है, राइट, और वो किसने बनाई है, कितने एमबी की है, उसके रिव्यूज कैसे है, फिर ही आपको उसको डाउनलोड करना है। फिर आता है अप टू डेट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी मोबाइल कंपनी है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वो टाइम टू टाइम आपका मोबाइल अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आपको पूछती है, पुश करती है। तो आपको कभी उसको डिनाई नहीं करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और आपका मोबाइल एक बार रिस्टार्ट होता है। बट इससे आपके सारे सिक्योरिटी फीचर और सारी वो चीज़ें जो भी नया उन्होंने पैच किया है, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, राइट। फिर डाउनलोड द एप्लीकेशन ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। तो जैसे हमने बताया, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हो तो ऑलवेज प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आप आईओएस आईफोन यूज कर रहे हो तो ऑलवेज उसके प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और वैसा नहीं है कि सभी एप्लीकेशन वहां पे भी जो प्ले स्टोर पे है सभी ओरिजिनल है या ऑथेंटिकेट है, राइट। तो आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आपको वो डाउनलोड करने से पहले एटलीस्ट 10 सेकंड का वेट करना है। आप जब भी प्ले स्टोर पे जाके वो एप्लीकेशन ओपन करो तो नीचे स्क्रॉल करके देखना है कि उसके रेटिंग कितने हैं, कितने लोगों ने आज तक डाउनलोड किया है, वो कंपनी वालों ने ही बनाया है कि नहीं बनाया है, राइट। तो ये सारी 3-4 फैक्टर्स है, वो आपको देखने के बाद ये इंस्टॉल करना है। बिकॉज़ क्या होता है, मेजॉरिटी अगर वो सिस्टम में वायरस है एप्लीकेशन में, तो आपके मोबाइल में भी वो वायरस आ सकता है, राइट? फिर आता है बैकअप। जैसे हम गूगल एंड्रॉइड है तो वो बोलता है कि आपको क्लाउड पे डेटा लेना है, तो ऑलवेज़ आप अपना एक डेटा का कॉपी क्लाउड पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल जाके आपका मोबाइल अगर खराब हो गया, पानी में गिर गया, राइट, डैमेज हो गया, जो नॉन रिपेयरेबल फॉर्मेट में है, या फिर आपका डेटा सॉरी आपका मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, करेक्ट? तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। आजकल हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल में रखते हैं, बहुत सारे फोटोज और मोबाइल में रखते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू द रेगुलर बैकअप। आप अपना बैकअप आइदर क्लाउड में रखें या फिर अपने लैपटॉप में रखें या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखें, राइट। एंड सबसे लास्ट में अगर गलती से आपका मोबाइल गुम हो गया या फिर किसी ने चोरी कर लिया, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप सारे अपने यूजर अकाउंट से उसके यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर दे। सबसे पहले आपको अपना जीमेल का पासवर्ड चेंज करना है। फिर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो भी दूसरे सारे बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशन वो सब है उसके भी आपको पासवर्ड चेंज करने हैं। ओके, सो ये सारी चीज होती है जब हम मोबाइल डिवाइस यूज करें तो ध्यान में रखना है। और जैसे हमने साइबर क्राइम की बात की, करेक्ट, तो जो गवर्नमेंट है जो एक्टिवली प्रिकॉशन ये सब स्टेप्स ले रही है, तो हम गवर्नमेंट को अप्रोच कैसे करें, हम पुलिस को अप्रोच कैसे करें, हम साइबर क्राइम को अप्रोच कैसे करें। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमने वो नंबर्स भी दिखाए हैं।
1903 इज द नंबर टू रिपोर्ट द साइबर क्राइम, राइट, हेल्पलाइन के लिए है। अगर आपको पता चला किसी ने कॉल करके आपका डेटा ले लिया, फिर आपका बैंक अकाउंट, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, राइट, अभी रात के 10 बजे हैं, तो आप क्या करोगे? आपको ये नंबर पे कॉल करना है और आपके साथ जो हुआ है वो उनको बताना है। तो फिर आपको क्या स्टेप लेना है वो लोग आपको सुझाव करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन कंप्लेन भी करवाना है, तो गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी रिलीज की है www.cybercrime.gov.in। तो वहां पे जाके आप अपना जो साइबर क्राइम आपके साथ जिस तरह से हुआ है वहां पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। सो ये दो नंबर आप डेफिनेटली याद रखिएगा, 1930 एंड ये वेबसाइट www.cybercrime.gov.in। ओके, सो इसी के साथ हम यहाँ पे एक सेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। और ये सेशन के बाद आपको अपने मोबाइल में एक एक्टिविटी करनी है, राइट। तो जैसे कि दिवाली आती है, तो दिवाली में हम क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, राइट। तो वैसे आज ये सेशन खत्म होने के बाद आपको आपके मोबाइल की साफ सफाई करनी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग वन टाइम यूज के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन और वो इंस्टॉल करते रहते हैं, राइट। एक बार हमने इंस्टॉल किया फिर हम भूल गए, क्योंकि क्या हम हमारे डेली यूज के लिए 10-15 मोबाइल एप्लीकेशन फिक्स है जो हम यूज करते हैं, राइट। बट उसके अलावा की एप्लीकेशन का क्या, जिससे हमारा अननेसेसरी दो चीजें होती है। एक, कल जाके वो एप्लीकेशन हैक हो गई तो हमारा मोबाइल का डेटा भी हैक होने के चांसेस है। दूसरा, वो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो उसका सपोर्ट बंद हो गया तो भी हमको वायरस अटैक होने के चांसेस है। एंड तीसरा, वो मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से हमारी इंटरनल मेमोरी की स्पेस भी बहुत जाती है, राइट। तो ये कॉल खत्म होने के बाद आप एक बार अपना मोबाइल लीजिए, उसमें आप अपने जितने भी इंस्टॉल हुए एप्लीकेशन है, जो भी 50, 100, 150 एप्लीकेशन है, वो एक बार गो थ्रू कीजिए। आई एम प्रिटी मच श्योर कि वैसे 5 से 10 एप्लीकेशन आपको मिलेंगे जो आपको याद भी नहीं होगा कि आपके मोबाइल में आपने इंस्टॉल किए हैं, और आप पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से उसको यूज भी नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो वो सारे एप्लीकेशन जो है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे आपका मोबाइल भी एक बार फास्ट हो जाएगा और आपके इंटरनल मेमोरी है उसमें भी आपको फोटो स्टोर करने के लिए बहुत जगह मिलेगी। ऐसा है। सो आपके कोई क्वेश्चंस है या कुछ और जानकारी चाहिए तो आप वो क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट। अगर आपके और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर और जानना है तो भी प्लीज लेट मी नो। तो मैं यहाँ पे एक बार पॉज लेता हूँ। एंड अगर आपको कुछ डाउट है, पूछना है तो अभी प्लीज अभी पुट इट। रिसर्च पे मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो वो लोग को यदि बोलना है तो वो बोल सके, ऑडियो ऑन करके। जी, तारा जी। यस, तो हमको एक क्वेश्चन आया है कि हम मोबाइल को क्लीन कैसे करें। तो हम जब ये ऑफिशियल वर्जन ऑफ एंटीवायरस डालते हैं तो वो हमारा पूरा मोबाइल स्कैन करते हैं, और जिससे ये जंक डेटा और वो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन करने का फीचर उसमें भी रहता है। तो उससे हम क्लीन कर सकते हैं मोबाइल। जी तारा हाँ। जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Hello, sir. Thank you for sharing such valuable information. મારું એક ક્વેશ્ચન હતું કે આપણે યુટ્યુબમાં જે વિડીયોઝ ને બધું આપણે જોઈએ, નકર આપણે ડાઉનલોડ કરીએ તો યુટ્યુબમાં એ અપલોડ કરવાની સાઇટ આવે છે, તો શું એ સેફ છે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયોઝ, યુટ્યુબના વિડીયોઝ ડાઉનલોડ કરવાનું ને? ના, એ બધી ઘણી બધી એવી એપ્લિકેશન આવે છે કે જે તમને હેલ્પ કરે છે, પણ તમે જેટલું YouTube થી ડાઉનલોડ કરો છો એનાથી વધારે ડેટા તમે એમને સામે આપી રહ્યા છો। એટલે एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हम किसी को ऐसा रिकमेंड नहीं करते कि आप ऐसी चीजें डाउनलोड करें, राइट। ઓકે। कोई ऐसा तीसरा प्लेटफॉर्म जिससे यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड हो। नो डाउट अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब में एक डाउनलोड का ऑप्शन रहता है जो यूट्यूब में ही सेव रहता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट ઓકે। ऐसा, हाँ, थर्ड पार्टी का થેન્ક आप યુ, मत यूज कीजिए। हाँ। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ।
जब कभी आप मोबाइल अपना स्कैन करते हैं और वहां पे वो दिखाता है कि इतने रिस्क है या इतने थ्रेट है या फिर ये वायरस आइडेंटिफाई हुए हैं, तो आपको उसको रिमूव करना है, उसको डिलीट करना है, आपके मोबाइल से निकाल देना है। और निकालने के बाद फिर से एक बार स्कैन करना है। जब तक वो चीज जीरो नहीं हो जाती, आपको स्कैन करना है। एंड आप एक बार क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट करने के बाद आपका मोबाइल रिस्टार्ट कर लीजिए और फिर से स्कैनिंग स्टार्ट कीजिए। ओके। सो एंटीवायरस कौन सा खरीदें अपन ऑनलाइन? मोबाइल के लिए बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं, और वो जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके भी एंटीवायरस फ्री मिलते हैं, तो हम वो यूज कर सकते हैं। बट उसमें जो मोबाइल प्रोवाइडर का एंटीवायरस है, उसमें उनका ऑफिशियल एप्लीकेशन, जैसे वीआई एप्लीकेशन है या जियो का एप्लीकेशन या एयरटेल का एप्लीकेशन है, वो ही डाउनलोड करें और उसका जो एंटीवायरस है वो यूज करें। प्लस अगर आपको आपके लैपटॉप और मोबाइल, सॉरी, लैपटॉप या डेस्कटॉप में डाउनलोड करना है, तो लाइसेंस वर्जन का 1 साल का कॉस्ट होता है, जैसे कि क्विक हिल हो गया, टेन माइक्रो हो गया, कास्परस्की हो गया। ये अच्छे प्रोडक्ट है जो आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे कहा कि एनजीओ से भी कॉल आते हैं डोनेशन के लिए, राइट। इवन राम मंदिर के भी डोनेशन के लिए आपको कॉल आए रहेंगे, राइट, कि घर बैठे राम मंदिर में अपना डोनेशन दे दीजिए। वो आप डोनेशन तो घर से राम मंदिर के लिए देते हो, लेकिन वो पहुंचता कहीं और है। तो ऐसी चीजों में कभी भी मोबाइल से जो कॉल आए, वहां पे आप उनको कितने भी वैलिड एनजीओ का नाम दे, आप ऑनलाइन उनको पैसा ट्रांसफर ना करें। आप उनको बोले कि आपको अगर पैसा चाहिए और आपको दान करना ही है, तो घर आके फिजिकली पैसा ले जाए, रिसिप्ट आप कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन कभी भी ऐसे ऑनलाइन पैसे मांगने वाले लोगों से बचे। डोनेशन के नाम पे भी, भले वो 10 रुपया मांगे या सिर्फ 100 रुपया ही मांगे। जस्ट आप सोचिए कि अगर उन्होंने आपसे 10 रुपया मांगा, राइट, आप बोलेंगे 10 रुपये इसमें क्या हो गया, लेकिन ऐसी ही 10-10 रुपये वो 10,000 लोगों से मांगे, राइट। तो करेक्ट। सो इसके लिए ऐसे ऑनलाइन कभी भी ट्रांसफर मत कीजिए। अगर आपने गलती से वो कॉल उठा लिया है एनजीओ वाला या डोनेशन वाला, तो फिर आप उनको मना करके वो नंबर फिर ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर उनको वैसा भी बोल सकते हैं, मैं तो ऑलवेज ऑफलाइन ही डोनेशन करता हूँ, अगर आपको डोनेशन चाहिए तो आप ये लोकेशन पे मेरे घर पे आके ले लीजिए, या फिर मुझे ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, अगर फिजिबल होगा तो मैं आपको वहां पे डोनेट कर दूंगा। कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड वाले भी बहुत कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट 4 डिजिट ये है ना। तो कभी कभी जो बैंक होती है उसका वो सीरीज ही वही होता है पहले का। आपने बैंक के कोई भी कस्टमर का पहला 4 नंबर वही होता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मुझे आपके पहले 4 नंबर पता है लेकिन पिछले के 12 नंबर नहीं पता है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे पिछले के 12 नंबर बता दीजिए। तो जब हम वो डिटेल उनके साथ शेयर करते हैं, तो फिर 30 सेकंड के बाद बोलते हैं आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको एक ओटीपी आया रहेगा, आप ओटीपी दे दीजिए। तो जब हम ओटीपी देते हैं, तो हमारा पैसा बैंक से निकल जाता है। वो लोग हमारे साथ ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं। बहुत अच्छा निसर्ग भाई, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया आपने। और इसी प्रकार से आप कार्यक्रम करते रहे और हम मुक्ष फाउंडेशन को इसका लाभ देते रहे, है। राइट। और भी थैंक यू अंकित भाई। और आई थिंक जी, एक और एक और क्वेश्चन आया है वैसा हाँ है, हाँ, वो देख लेते हैं तो हम। मैं उसका हाँ, वो आंसर दे देख, दूं तो सर हाँ जी इनको। जी 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 हाँ तो जी। हाँ तो आई थिंक एक ने पूछा है कि लेजिटिमेट वेबसाइट क्या होता है। तो जो भी वेबसाइट की जो स्टार्टिंग रहती है उसमें HTTPS लिखा होता है, वो लेजिटिमेट वेबसाइट होता है, वो ऑथोराइज वेबसाइट होता है। इसका मतलब कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन उनके साथ जाएगी वो एकदम सिक्योर रहेगी, और वो सीधी वो संस्था या वो वेबसाइट वो कंपनी के पास ही जाएगी। तो जब भी आप मोबाइल से या लैपटॉप से वेबसाइट ओपन करते हो, तो आप उस पे ऊपर जो URL लिखा है वहां पे देखना है कि HTTPS URL के स्टार्टिंग में लिखा है कि नहीं। वैसे। यस अंकित भाई। नाइस। तो अभी अभी अपना जो ग्रुप है निसर्ग भाई, उसे हम एक दिन के लिए ओपन रखते हैं।
तो मान लो कि जो आए हैं और अभी उनको क्वेश्चन नहीं है, पर बाद में यदि क्वेश्चन रेज हो उनको, तो अपने ग्रुप में यदि वो क्वेश्चन डालें तो आप उसका जवाब दे पाए। ठीक है, तो एक दिन के लिए हम उसे ओपन रखते हैं, जो अपना जो ग्रुप बनाया है इसके लिए उसको। और आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि जैसे कि निसर्ग भाई ने बताया, इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, परंतु एक सावचेती रखना चाहिए। जैसे कि उन्होंने शुरुआत में बताया कि हर चीज की जो एडवांटेजेस होते हैं साथ साथ में डिसएडवांटेजेस तो होते ही है। सुविधा होती है तो सुविधा के साथ थोड़ी तकलीफें होती ही है ना, इसी प्रकार से इसमें भी है। तो उपयोग जरूर से कीजिए, परंतु जरा सावचेती के साथ। और सावचेती भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज करके समराइज करके लास्ट में बताया है हमें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी चीज भी आप यदि ध्यान में रख लें तो भी आपको बहुत फायदा हो सकता है, फायदा। ठीक है, आशा है आप सभी लोगों को बहुत फायदा होगा इसके कारण। निसर्ग भाई, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, उसके लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद। पता नहीं कितने फ्रॉड इससे बच जाएंगे और कितने लोगों को इसके कारण लाभ प्राप्त होगा। और मैं सभी लोगों को भी कहूंगा कि आप सभी लोग ध्यान रखिए, अच्छी चीजों से, अच्छे सोर्सेस के द्वारा आप व्यवहार कीजिए और सतर्क रहिए, है ना। तो मिलते हैं आप इसी प्रकार के एक कोच कार्यक्रम में। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करना है, मंगलवार से हमारा एक प्रेक्षक गान का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं उसके बारे में, तो उसे आप ज्वाइन कर सके। हमारी संस्था में भार्गवी त्रिवेदी के एक्यूप्रेशर के फ्री सेशन और पेड सेशन भी होते हैं। और इसी प्रकार से ध्यान के कार्यक्रम, प्राणायाम के कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम भी हमारे होते रहते हैं, तो उसमें भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कार्यक्रम पेड नहीं होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम फ्री होते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल है मोक्ष फाउंडेशन, उसमें भी आप जा सकते हो। भूतकाल के जितने भी फ्री सेशन उस किए हैं हम लोगों ने, वो अभी भी वहाँ पे उपलब्ध है, तो उसके द्वारा भी आप अपना ज्ञान को में वृद्धि कर सकते हो। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा ही अच्छा बना रहेगा, और हम ऐसे ही नए नए विषयों के साथ संडे को हम मिलते रहेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक भी आप अपने इस ग्रुप में बता सकते हो। और एक और बार निसर्ग भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नमस्ते, मिलते हैं।